discussed in the earlier balance force and unbalanced force of friction. We will discuss today Newton's law of motion. यानी न्यूटन ने मोशन से संबंधित कौन से नियम दिए थे, हम उसको आज डिटेल में देखेंगे. तो न्यूटन्स के मोशन संबंधित 3 लॉज दिए हुए हैं, जिसमें उन लॉ का नाम न्यूटन के नाम से ही जुड़ा हुआ है. तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड वाले को न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड सिमिलरली थर्ड लॉ को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है. फिर हम लोग इन लॉज को फर्स्ट सेकेंड थर्ड को डिटेल पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, किस तरह ये हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये है क्या. तो देखिए क्या है, पहले आप हिंदी में समझ लो. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन ही रहेगा. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता है. यानी जब तक कि उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा. देखो उसको इंग्लिश में भी देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अपने स्टेट को, वेदर इट इज़ इन द मोशन और इन द स्टेशनरी, इट विल कीप इट्स स्टेट unless and until an unbalanced force is applied. यानी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसके स्टेट में परिवर्तन के लिए नहीं लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करेगी. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसके लिए देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है. ये ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया. कार्डबोर्ड के ऊपर इसने एक कॉइन रखा और फिर उसने कार्डबोर्ड को जेंटली पुश किया, जेंटली उस पर एक जर्क लगाया. तो देखो क्या हुआ सेकेंड एक्टिविटी में, ये जो कॉइन है, एक कॉइन आ गया ग्लास के अंदर और कार्डबोर्ड ग्लास के उस पार चला गया. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉइन ग्लास के अंदर ही क्यों गया, क्यों नहीं कॉइन गिलास के बाहर चला गया. तो देखो इसका आंसर यही है कि जब उसने कॉइन को, सभी लोग माइक्रोफोन को ऑफ रखेंगे तब आवाज़ मेरी स्पष्ट जाएगी. तो जब कॉइन को उसने ग्लास के ऊपर रखा तो देखो कॉइन की जो पोजीशन है वो स्टेशनरी है, यानी कॉइन स्थिर अवस्था में है. सडनली आप जो कार्डबोर्ड है उसको जेंटली आप जर्क लगाते हो, तेज़ी से उसको आप टच करते हो. तो अब जब कार्डबोर्ड को टच करते हो तो कार्डबोर्ड मोशन में आ जाता है, लेकिन जो कॉइन है वो अभी स्थिर ही रहता है, स्टेशनरी रहता है, इसलिए वो नीचे की ओर चला जाता है और कार्ड बाहर चला जाता है. दिस इज ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. देखो इनर्शिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की. इनर्शिया को समझने के लिए पहले इसके डिफिनीशन को देखते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा. देखो इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी यह किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है. इनर्शिया किसी भी नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की जिसमें वह अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही होती है तो वो चलती ही रहेगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी. ये उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है.
उसका इनर क्वालिटी है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखता है, इसी टेंडेंसी, इसी क्वालिटी को इनर्शिया बोला जाता है। यानी इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स पोजीशन वेदर इट इज इन मोशन और इन द स्टेशनरी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखता है, चाहे वो चल रही होती है तो चलती रहेगी, या वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। और इनर्शिया का भी डेफिनेशन यही है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स पोजीशन वेदर इट इज़ इन द मोशन और इन द रेस्ट। तो इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही है। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दूसरा भी नाम हो जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। अब देखो, इनर्शिया जो होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस पर इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया उस पर कम लगेगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एक उसी साइज का एक दूसरा भी बॉक्स है, तो जो बॉक्स ए है वो एकदम पूरी तरह से खाली है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, और जो बॉक्स बी है उसमें बहुत सारा सामान रखकर पैक किया हुआ है। अब हम दोनों बॉक्स को, एक लड़के को बोलते हैं कि तुम इसको पुश करो, तो जो बॉक्स खाली है उसको तो आराम से ठेल सकता है, लेकिन जिस बॉक्स में सामान भरा हुआ है उसको नहीं ठेल सकता है। इसका कारण क्या हुआ कि जो नेचुरल टेंडेंसी है, इनर्शिया है, वो तो दोनों पे काम कर रही है। दोनों बॉक्स है जिस पे इनर्शिया लग रही है, लेकिन एक बॉक्स का मास ज़्यादा है। जब मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगी और फिर उसको डिस्प्लेस करना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए इनर्शिया इज़ डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। इफ़ ए स्ट्राइकर हिट्स अ पाइल्स ऑफ कॉइन ऑन ए स्क्रीन ऑफ द कैरम बोर्ड, द लोवेस्ट कॉइन मूव्स आउट एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ प्रेस द अदर कॉइन फॉल डाउन। जब आप कैरम बोर्ड खेलते होगे, उसकी जितने भी कॉइन्स होते हैं सबको एक के ऊपर रख देते हैं, और जब स्ट्राइकर से हम किसी एक को हिट करते हैं तो जिसको हमने हिट किया है वही वाला निकल जाता है, बाकी सब वही पड़े रह जाते हैं ना। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ अ कॉइन प्लेस ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ टम्बलर इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस द कॉइन फॉल डाउन इनटू द टम्बलर। गिलास में वही वाला है एग्जाम्पल वाला। व्हेन वी ट्रैवल इन अ कार एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स सडनली, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लॉ ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड है। तो देखो, जो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये तीन तरह का है। हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया तीन तरह की होती है। पहला है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों ही इनर्शिया के तीनों ही अलग अलग टाइप्स हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, मैं तीनों के एक एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको अच्छे से सुनो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब कोई व्यक्ति किसी बस में बैठा हुआ है और बस चल रही होती है और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है, तो क्या होता है, सडनली हम आगे की ओर गिर जाते हैं ना, हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? तो बस जब चल रही होती है उस कंडीशन में हमारी होल बॉडी, पैर से लेकर सर तक, पूरा का पूरा जो होल बॉडी है बस के साथ
बस के साथ मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन सडनली जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो हमारा पैर तुरंत रेस्ट में आ जाता है और हमारा हेड उसमें रेस्ट में नहीं होता है, वो मोशन में रह जाता है, इसलिए आगे की ओर चला जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। हमारा बस में आगे की ओर झुक जाना, बस में जब बस रुकती है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं, इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो दूसरा एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस में हम बैठे हैं और बस अभी रुकी हुई है, तो इस कंडीशन में बस के साथ साथ हमारी बॉडी भी स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी यानी हमारी बस हमारी जो बॉडी है वो भी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, मगर लेकिन सडनली जब बस चलने लगती है तो पैर बस के साथ मूवमेंट करने लगता है, लेकिन हेड तब तक रेस्ट में ही रहता है, इसलिए हेड पीछे की ओर चला जाता है। तो ये एग्जांपल, इट इज ड्यू टू द मोशन, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन के कारण ही हमारा जो सर है पीछे की ओर चला जाता है, पैर आगे की ओर चला जाता है। और इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एग्जांपल है। तो इस तरह इनर्शिया तीन तरह की है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन समझ में आया आपको? इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का एग्जांपल क्या है, इनर्शिया की टाइप क्या है और तीनों का एप्लीकेशन। शरद, शरद, आवाज़ आ रही थी ना? हाँ ठीक। तो इस तरह ये इनर्शिया कंप्लीट होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट वाला देखिए, इनर्शिया एंड मास। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, फिर भी आप इसको देख लो, वही एग्जांपल है। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी अ रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। द इनर्शिया of a body is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. The force required to change the state of a heavier body is more than the force applied to change the state of the higher body. This is because the mass of the higher body is more than the mass of the lighter body. जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जिसका मास कम होगा उस पर लाइटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी। इसके लिए तो कोई एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल मैंने अब पहले से आपको बता दिया है। तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मोमेंटम ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है भाई? तो देखो मोमेंटम को हम लोग the momentum of body is the product of mass and its velocity. मास, इसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम को हम लोग p के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p और मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। और इसको हम सिंबल फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी, P वेयर P इज द मोमेंटम, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेयर, ठीक है, तो इफ अ बॉडी इज एट द रेस्ट, if body is at rest, its velocity will be 0 and so its momentum will be also 0। देखो अगर कोई बॉडी v, कोई एक बॉडी है जो रेस्ट में है, जब रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो, p इज इक्वल टू m, कोई भी उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, m इंटू 0। तो जब m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे द होल विल बी 0। दैट्स वाई इफ बॉडी is the body is at rest, its momentum will be 0. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. SI unit of the momentum is kilogram meter per second और kg meter per second, ठीक है ना, kg meter per second और
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के नाम के यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल है, अ ट्रक इज मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स path because of the heavy mass of the truck. Second है, a bullet of mass, small mass when fire from a gun can kill a person because the large velocity of the bullet. So the impact of body depends upon its mass and velocity. अब देखो एक हेवी ट्रक है और एक लाइटर ट्रक है, दोनों फुल स्पीड से चल रहे हैं और दोनों जाकर एक दीवार पे टक्कर मारते हैं, तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, किसका इम्पैक्ट कम होगा? कोई बताओ। एक हैवियर मास का ट्रक है और एक लाइटर मास का ट्रक है, दोनों चल रहे हैं रोड पे और दोनों की स्पीड एक बराबर है और दोनों जाकर आगे किसी दीवार को इम्पैक्ट करते हैं, दीवार से टक्कर लगाते हैं, तो इसमें इम्पैक्ट जो होगा सबसे बड़ा किसका होगा? बोलो। इसमें मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? शाश्वत किसका ज़्यादा होगा मोमेंटम? जिसका, हाँ गुड, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, है ना? इसलिए एक पतला लड़का आपको धक्का देगा तो आप नहीं गिरेंगे, लेकिन एक भीमकाय लड़का आपको धक्का देगा तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा मोमेंटम लगाया है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी, दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये मोमेंटम है, यानी मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। If momentum is zero, it means the body is at rest. ठीक है ना? कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कुछ न कुछ मास ज़रूर होगा ना, और लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। और जो मोमेंटम है इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखिए हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, देखिए इस पूरे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप टाइम टू टाइम इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। स्क्रीनशॉट लेने आता है ना? सर कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अरे अब दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? नो सर। हैं? वो ऑफ हो गया होगा। नहीं, ये दूसरा कौन सा है? प्रोजेक्शन प्ले करेगा फिर। प्रोजेक्शन करेंगे ना। दिख रहा कैंसिल करेगा, कैंसिल। दिख रहा है जी? नो सर। अब बोलो। दिखा? दिख रहा है कि नहीं अब? सर चलो नहीं दिख अच्छा